दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की, घोटालों की, काले धन की और तमाम उन प्रश्नों की जो आज के दौर में उठाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप सबको हम 9 बरस पीछे ले चलें और 2014 में जब सत्ता आई थी तो उस सत्ता को पाने के लिए जो बेसमेंट तैयार किया गया था वो किस आधार पर किया गया और उसकी रूपरेखा क्या थी, किसने बनाई थी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने दिल्ली में एक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया था और उस फाउंडेशन के 4 सदस्य थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अजीत डोभाल का, दूसरा नाम आता है एस गुरुमूर्ति का, तीसरा नाम आता है महेश जेठमलानी का और चौथा नाम आता है आर्य वैद्यनाथन का। ये चारों लोग विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के कर्ता धर्ता थे। 2010 में इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई जो भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए पूरे देश में तमाम संस्थाओं में, तमाम मंत्रालयों में खोजबीन करने के लिए एक्टिव हुई। कैग की रिपोर्ट्स निकाली गई और जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के तहत बहुत सारे सूचनाओं को लाकर एक पटल पर इकट्ठा किया गया और फिर ये प्रदर्शित किया गया कि तमाम मंत्रालयों में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। उसके बाद वो तमाम सी चीजें मैनिपुलेट की गई, जिसमें बाबा रामदेव का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन और जन लोकपाल बिल और पता नहीं क्या क्या काले धन की एक तथाकथित लिस्ट वायरल हो रही थी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भारत के इन नेताओं के पैसे जमा हैं विदेशों में, स्विस बैंक में, जिसमें लगभग 90 से 95% कांग्रेसी नेताओं के नाम थे उस लिस्ट में, जो उस समय वायरल हो रही थी। लेकिन उसके बाद से जब सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, वो लिस्ट कहां गई, स्विस बैंक का क्या हुआ, ब्लैक मनी का क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या हुआ, उस कमेटी का क्या हुआ, उस विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का क्या हुआ, उस फाउंडेशन के द्वारा बनाई हुई टास्क फोर्स का क्या हुआ, उस टास्क फोर्स ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को क्या हुआ, उसको लागू किया गया कि नहीं किया गया। और अन्ना आंदोलन से उपजा एक शब्द जो हर देशवासी के जेहन में समा गया था, जन लोकपाल बिल। शायद है कि 99% लोगों को पता भी नहीं होगा कि जन लोकपाल बिल होता क्या है और इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, लेकिन वो शब्द हर जेहन में था कि जन लोकपाल बिल अगर आ जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन पिछले 9 वर्षों से जन लोकपाल बिल पे कितना काम हुआ, कहां तक पहुंचा, लागू हुआ कि नहीं हुआ, क्यों लागू, इन सब चीजों पर कभी कोई चर्चा फिर 2014 के बाद सुनने को नहीं मिली। अब सवाल आता है कि ये जो 4 लोग थे, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो एक बनाई थी आरएसएस ने करप्शन के खुलासे के लिए, उसमें जो ये 4 लोग शामिल थे, अजीत डोभाल, एस गुरुमूर्ति, महेश जेठमलानी, आर्य वैद्यनाथन, ये लोग 2014 के बाद क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग आज भी ये फाउंडेशन चला रहे हैं? और चला रहे हैं तो जो जिस तरह की रिपोर्टें पहले ये उजागर करते थे वो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल बात यह है, ये सभी लोग मोदी जी के सरकार बनने के बाद बहुत बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं, अच्छे पदों पे हैं, अच्छा सेटअप है, बढ़िया इनका काम चल रहा है। नंबर 1 पे अजीत डोभाल, एनएसी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नंबर 2 पे एस गुरुमूर्ति, सेंट्रल बोर्ड में शामिल हैं, जो कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, उसका एक कमेटी है, उसमें ये सदस्य हैं। महेश जेठमलानी जो वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के पुत्र हैं, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं और सरकार के वकील भी हैं। अभी राहुल गांधी वाला जो मामला लेटेस्ट में हुआ था उसमें सरकार की तरफ से महेश जेठमलानी ने तमाम पक्ष रखा था। चौथा नाम है आर्य वैद्यनाथन, ये अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स के अच्छे जानकार हैं और ये एनएसए कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक कमेटी पूरी है उसमें सदस्य हैं।
ये सेबी की कमेटी, जो कि एक संस्था है केंद्र सरकार की, जो कि तमाम भ्रष्टाचार के उन सब में जांच वांच करती है, सेबी, उस कमेटी, उसी सेबी को अडानी कांड की भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है, जिसकी तारीख 29 अगस्त लग गई है। उस सेबी में ये सदस्य हैं, आरबीआई के बोर्ड में सदस्य हैं, आईआरडीए के बोर्ड में सदस्य हैं, एफईआरडीए के बोर्ड में भी ये आर वैद्यनाथन सदस्य हैं। यानी ये चारों लोग बढ़िया जगह सेट हैं, अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। और लेकिन उसके बाद भी 2014 के बाद स्विस बैंक और दुनिया के अन्य वो देश जहां के ये आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद भारतीयों का जो काला धन जमा था उसमें बड़ी तेजी के साथ एक उछाल आई है, ये आंकड़े बताते हैं। और ये सरकार के ही आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कहीं से बताए जा रहे हैं। सवाल ये है, पिछले दिनों जो कैग की एक रिपोर्ट आई और उस कैग की रिपोर्ट ने देश में भूचाल ला दिया। कैग एक संस्था है जो भारत सरकार की जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो सरकार निर्णय लेती है, उन योजनाओं पर खर्च होने वाले धन, यानी सरकार के आय व्यय जो तमाम जगह पर व्यय होता है पैसा, उस धन का ऑडिट करती है और वो ऑडिट रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है। फिर उस रिपोर्ट पर चर्चा होती है लोकसभा में, और वो रिपोर्ट कभी कभी छन के बाहर आ जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत आ पाती है, कभी कभी पूरी आ जाती है। इसी तरह से सीएजी की रिपोर्ट यानी कैग की रिपोर्ट पिछले दिनों कुछ थोड़ी बहुत लीक हुई, आउट हुई, और उस रिपोर्ट में ये खुल के आया 7 बड़े घोटाले उस रिपोर्ट के मुताबिक। कैग की रिपोर्ट, ये हम नहीं कह रहे, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और कैग भारत सरकार की संस्था है, भारत में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और सरकार के मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट, सबसे पहला नाम, बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी बड़ी चर्चा भी होती है राजनीतिक मंचों से, सरकारी मंचों से, लोकसभा, यहां तक कि लाल किले पर भी चर्चा हुई। पर्वतमाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का। उस प्रोजेक्ट में 76,999 किलोमीटर हाईवे, सड़क बनानी है केंद्र की सरकार को, उस पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगी। लेकिन उसमें एक खुलासा ये हुआ है कि जब वो पर्वतमाला प्रोजेक्ट बना और उन सड़कों को बनाने की मंजूरी मिली, उनका डीपीआर बना और तमाम जो चीजें होती हैं, ठेकेदार लोग जो हैं वो इन चीजों को जानते हैं, उसमें जो स्वीकृत पैसा था वो 15 करोड़ 37 लाख रुपया पर किलोमीटर लागत स्वीकृति थी उसकी, 15 करोड़ 37 लाख रुपया पर किलोमीटर। लेकिन ये सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जो भुगतान हुआ वो भुगतान 32 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हुआ, यानी उसकी कॉस्ट के दायरे को बढ़ा दिया गया। अब वो किस तरह बढ़ाया गया, दोगुने से भी ज्यादा कैसे हो गया खर्च? 15 करोड़ में जो चीज स्वीकृत थी वो 32 करोड़ में बनके तैयार हुई, आखिर उसमें ऐसा क्या लगा दिया गया सड़क में? ये कैग की रिपोर्ट में बात आई है। उसके बाद एनएचएआई ने एक द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया हरियाणा में। द्वारका एक्सप्रेस वे जो 19 किलोमीटर के ऑडिट की रिपोर्ट, जिसमें कैग ने ऑडिट की है 19 किलोमीटर, सिर्फ 19 किलोमीटर की, और उसमें यह बताया गया कि जो एक्सप्रेस वे 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कीमत की मंजूरी थी, यानी जो एक्सप्रेस वे 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से बनेगा, ऐसा सरकार ने तय किया था। और उस हाईवे का जब निर्माण किया गया और भुगतान किया गया तो उस हाईवे के निर्माण में लागत आई 250 करोड़ 77 लाख रुपया पर किलोमीटर। आप सोच रहे होंगे, अचंभे में होंगे, 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क, क्या लगाया होगा उस सड़क में? हीरा मोती, डायमंड, पन्ना। शायद उस सड़क पे तो चलना भी नहीं चाहिए, चेहरा देखना चाहिए लोगों को, 8वां अजूबा घोषित करना चाहिए विश्व का। ऐसी सड़क 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनी हो। और ये मैं नहीं कह रहा,
ये कैग की रिपोर्ट कह रही है, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और सीएजी भारत सरकार की संस्था है, और भारत सरकार कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की सड़क परिवहन मंत्रालय उन्हीं के अधीन आता है, नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है। तो सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि जो रोड 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनना चाहिए था, उस रोड में लागत आई है 250 करोड़ 77 लाख रुपया पर किलोमीटर। और पूरे रोड का भी ऑडिट सीएजी ने नहीं किया है, सिर्फ 19 किलोमीटर जो हरियाणा में बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, उसका ऑडिट किया है। तो ये सामने निकल के आया है कि 19 किलोमीटर रोड बनाने में लागत आई है 4770 करोड़। सिर्फ 19 किलोमीटर सड़क बनाने में 4770 करोड़ रुपया खर्च हो गया, भुगतान कर दिया गया। अब भगवान जाने कि उस रोड में ऐसा क्या लगा दिया गया कि 1 किलोमीटर में 250 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि 500 करोड़ रुपए में मंगलयान लॉन्च होके चंद्रमा पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, और ये 500 करोड़ में 2 किलोमीटर की सड़क बन पा रही है। क्या लगाया गया पता नहीं। और ये पैसा कहां से गया मालूम है? ये पैसा गया है, एक कमेटी होती है सीसीएआई, यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक कमेटी। ये केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की एक कमेटी होती है, और जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। उस कमेटी के माध्यम से इस पैसे का, इसका बजट जो है रिलीज हुआ है, भुगतान हुआ है। दूसरा जो रिपोर्ट आई है वो आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की तो चर्चा बड़ी जोरों शोरों से होती है, लाल किले पर भी हुई, लोकसभा में भी हुई, यहां तक कि अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री जी, वहां भी हुई। आयुष्मान भारत हमारे ग्रामीण अंचल में पहले जब बुजुर्गों के लोग पैर छूते थे तो लोग कहते थे आयुष्मान भव। उसी तरह से आजकल आयुष्मान आयुष्मान हर कार्यकर्ता, हर नेता के मुंह से, हर मंच पे निकल रहा है। लेकिन वो आयुष्मान योजना एक तरह से घोटाला योजना साबित हुई। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा, ये बात कैग की रिपोर्ट कह रही है। हालांकि अब बात ये है ना कि कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि हैं भारत के, हिंदी साहित्य के। उन्होंने एक लाइन गाई, उनकी एक कविता है, उसमें एक लाइन है कि सच दिखलाने वाला खंबा छवि प्रबंधा बन जाए तो। यानी जो खंबा, यानी टीवी जिसकी जिम्मेदारी है सच दिखाने की, वो किसी व्यक्ति की, किसी नेता की, किसी लीडर की, किसी पार्टी की जब छवि को मैनिपुलेट करने में लग जाए तो ये सारी चीजें जनता तक डिलीवर नहीं हो पाती हैं। अब आधे से ज्यादा जनता तो जानती भी नहीं होगी, 70% लोग नहीं जानते होंगे, 80%, कि कैग क्या होता है, सीएजी क्या होता है, और किसी ने बताने की जहमत भी नहीं उठाई होगी। लेकिन आपको CAA बताया होगा, आपको NRC बताया होगा, उससे होने वाले फायदे नुकसान बताए होंगे, क्योंकि उन चीजों को बताने से, उन परिभाषाओं को बताने से किसी एक पार्टी विशेष को वोट मिलता है। सीएजी की रिपोर्टें बताने से तो किसी को वोट मिलता नहीं है, वो तो परतें खोलती है। तो सीएजी की रिपोर्ट में यह आया है कि आयुष्मान भारत योजना, जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, उनमें 7,49,820 मरीज ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन एक मोबाइल नंबर से हुआ। यानी 7,49,820 मरीजों ने एक मोबाइल नंबर दर्ज कराकर अपना इलाज करवाया, और सरकार ने उनको भुगतान दिया। और वो नंबर पता कौन सा है? 99999, यानी 9910 बार लिख दो, हो गया मोबाइल नंबर। 1,39,000 मरीजों का इलाज एक मोबाइल नंबर से हुआ, और वो मोबाइल नंबर है 888888, यानी 8-10 बार लिख दो, हो गया मोबाइल नंबर। 96,046 मरीजों का ऐसा जो इलाज हुआ है वो एक मोबाइल नंबर से हुआ, और वो मोबाइल नंबर है, एक बार 9 लिखो और 9 बार 0 लिख दो, हो गया मोबाइल नंबर। यानी 10 लाख मरीजों का जो इलाज का भुगतान हुआ है वो इन 3 मोबाइल नंबरों से हुआ है, जिनका कोई अता पता नहीं है और मोबाइल नंबर वास्तविकता में है भी नहीं। लेकिन वो 10 लाख मरीजों के इलाज का पैसा भुगतान हो गया आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। चलो ये तो छोटी बात है, कम से कम ये लोग जिंदा तो हैं। 2,14,923 ऐसे मरीजों का भुगतान हुआ जो इलाज के दौरान मर गए, और मृत्यु की जो दिनांक है उस दिनांक के बाद भी भुगतान होता रहा। यानी मरीज के मरने के बाद भी इलाज चलता रहा। ऐसे 2,14,923 मरीज हैं, ये कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और चलो ये भी छोटी बात है, कम से कम जिंदा आदमी अस्पताल तो पहुंचा,
वहां मरने के बाद हो सकता है डॉक्टरों ने 2-4 दिन ना जान पाया हो कि ये मर गया और उसका इलाज करते रहे हों, लेकिन कैग की अगली जो पंक्ति है वो ये बताती है कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल है। 88,760 ऐसे लोगों का इलाज हुआ है जो आयुष्मान भारत योजना लॉन्च होने से पहले ही मर गए थे। ये बात कैग की रिपोर्ट कह रही है। अगर आंकड़ों पे जाएं, बहुत अंदर तक जाएं, तो लगभग 1,24,00,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन 10-15 मोबाइल नंबरों से हुआ है सिर्फ, और भुगतान भी हुआ है। तीसरे नंबर पे मामला बनता है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है और उसमें जो जमीनों में घालमेल हुआ था, पिछले दिनों सामने भी आया था कि किस तरह से कोई जमीन 1.5-2 करोड़ में खरीदी गई, 2.5 करोड़ में 7:10 पर उसका बैनामा हुआ और फिर वो जमीन 7:25 पर, यानी ठीक 15 मिनट बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची गई। 15 मिनट में 16.5 करोड़ कैसे बढ़ गए? और दोनों बैनामे सामने हैं, दोनों बैनामों में कीमत सामने है और उनके खरीदारों के नाम भी सामने हैं। वो अयोध्या के मेयर हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और एक तो वो हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट में ही मेंबर हैं। तो उस चलो वो भी छोटी बात थी, जमीनों के उसमें जो भी किया वो किया, लेकिन अब जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ये खुलासा हुआ है कि 20 करोड़ रुपए की जीएसटी का भुगतान, यानी रिटर्न जीएसटी जो ठेकेदारों को मिलती है, जीएसटी पहले कटती है फिर उसमें ये आकलन होता है कि कितना ज्यादा काट लिया, वो रिटर्न मिलता है ठेकेदारों को। तो 20 करोड़ जीएसटी का रिटर्न भुगतान तो ऐसे लोगों को मिल गया जिसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो चुका था, यानी वो ठेकेदार थे ही नहीं लिखा पढ़ी में, उन लोगों के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया भेज दिया गया। तो ये किसके खाते में गया, वो लोग कौन हैं, क्या शाखा में जाने वाले लोग हैं या कौन है, ये कोई अता पता नहीं है। 5वें नंबर पे कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ HAL, ये भारत सरकार की संस्था है जो भारत सरकार के लिए विमान डिजाइन करती है, यानी हवाई जहाज, हमारे जो तमाम फाइटर जेट वगैरह हैं और जो एयर इंडिया के जो विमान हैं उनका डिजाइन बनाती है। उसमें भी तमाम तरह से जो बहुत सारी चीजें हैं, उतनी चीजों को कहना संभव नहीं है, लेकिन उसमें ये रिपोर्ट है कि 150 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें भी हुआ है और ये कैग की रिपोर्ट है जो पिछले दिनों लोकसभा में प्रस्तुत की गई सरकार के द्वारा। 6ठे नंबर पर मामला आता है टोल प्लाजा का। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI जो उसका जो एक रूल है वो ये है कि अगर किसी हाईवे पर टोल प्लाजा पे जो रूल होते हैं उनके बारे में तो शायद है 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि पीली लाइन से अगर आगे आपकी गाड़ी खड़ी है तो टोल देना है कि नहीं देना है, ये बहुत सारे नियम है, लोग नहीं जानते हैं। एक रूल ये है कि सड़क जो जहां टोल लगा है, अगर उस हाईवे के किसी भी हिस्से में निर्माण चल रहा है, यानी मरम्मत कार्य चल रहा है या कोई निर्माण वैसा चल रहा है, तो टोल में 75% की कीमत कम होगी। यानी अगर 100 रुपए टोल लगना है तो टोल प्लाजा पे सिर्फ 25 रुपए लिए जाएंगे चलने वाले व्यक्ति से। 75% इस बात के माफ किए जाएंगे कि उसे आने में परेशानी हुई है। लेकिन सिर्फ 5 टोल प्लाजा को ऑडिट किया है CAG ने इस रिपोर्ट में, सिर्फ 5 टोल प्लाजा, जिसमें यह आया है कि यह 75% की छूट जनता को नहीं दी गई और 132 करोड़ रुपए की अवैध वसूली जनता से कर ली गई। सिर्फ 5 टोल प्लाजा। अब अंदाजा लगाओ कि देश में कितने टोल प्लाजा होंगे और कितनी वसूली की गई होगी। 7वें नंबर पे एक बात सामने आई, ग्रामीण वित्त मंत्रालय। उस मंत्रालय में के अंडर में आता है पेंशन, और वो पेंशन किसकी है? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। यानी विकलांग, जो विकलांग शब्द को दिव्यांग कर दिया गया मोदी जी की सरकार में। तो ये 3 लोगों की पेंशन इस विभाग से आती है। आपने देखा होगा, हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते होंगे कि प्रत्येक गांव में 2, 4, 6, 8 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके सामने ये समस्या होगी कि मेरी पेंशन आ नहीं रही है या पेंशन क्यों नहीं आई। वो बैंकों के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब हम लोग विभागों में जाते हैं तो पता चलता है कि बजट नहीं है, बजट की कमी से पेंशन रोक ली गई है। बजट क्यों नहीं है? बजट इसलिए नहीं है क्योंकि
इस योजना का पैसा उठाकर स्वच्छ भारत मिशन वाली योजना में लगा दिया गया और उस योजना में भी नहीं लगाया गया, उस योजना के प्रचार में लगा दिया गया। यानी ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा योजना के होर्डिंग लगाए गए 19 राज्यों के प्रत्येक जिले में, और उसमें इस जो पेंशन आती थी इसका बजट उसमें खर्च कर लिया गया अपने प्रचार प्रसार में। अब प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो अभी पिछले दिनों 27 जुलाई को राज्यसभा में खड़े होकर भाजपा के ही मंत्री अनुराग ठाकुर, किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 13 जुलाई 2023 तक 3,100 करोड़ 42 लाख रुपया सरकार योजनाओं के प्रचार प्रसार पर खर्च कर चुकी है। यानी 3100 करोड़ 42 लाख। आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार ये कहती हो बड़ी शान से सीना ठोक के कि 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, उस मुफ्त के अनाज पर। जिस देश के 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज पर निर्भर हो, यानी बीपीएल की श्रेणी में आते हो, उस देश का राजा, उस देश की सरकार 1,70 लाख रुपया पर डे। आप अंदाजा लगाओ, 5 साल का अगर जोड़ लें तो 1825 दिन होते हैं 5 साल में, और ये खर्चा है 3100 करोड़ 42 लाख का। 1,70 लाख रुपया पर डे सरकार अपने प्रचार पर खर्च करती है। एक होर्डिंग लगी होती है बढ़िया सी, प्रधानमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा होता है, नूरानी चेहरा खिलखिलाता हुआ, ये बताने के लिए कि ये है तो देश है। इस बात पर 1,70 लाख रुपया पर डे खर्च हो रहे हैं रोज। ये जो तमाम घोटाले घपले, तमाम धांधलियां जो उजागर हुई हैं, कैग की रिपोर्ट में उजागर हुई हैं, ये आरोप किसी कांग्रेसी ने नहीं लगाया। ये आरोप मतलब ये इसका खुलासा किसी कांग्रेसी ने नहीं किया, किसी समाजवादी वाले ने नहीं किया, लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं कर रही है, नीतीश कुमार की पार्टी नहीं कर रही है, ममता बनर्जी नहीं कर रही है, ना केजरीवाल कर रहे हैं। इसका खुलासा सीएजी यानी कैग कर रही है, जो केंद्र सरकार की ही एक संस्था है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि लोगों की नजर में यह है कि सिर्फ सीबीआई और ईडी केंद्र की संस्था है जो ब्लैक मनी और तमाम चीजों पर काम करती है। ऐसा नहीं है, 1 दर्जन से ज्यादा संस्थाएं हैं। ईडी है, सीबीडीटी है, सीबीईएस है, एफआईयू है, सीबीआई है, एसएफआईओ है, एनसीबीबी है, सीईआईबी है, एनआईए है, एचसीएल है, डीआरआई है, डीजीसीआईईए है, कोएन है, सीबीएन है और सेबी है, जो तमाम तरह से आर्थिक जो घपले घोटाले होते हैं उन पर नजर रखती है, उनको पकड़ती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना सब कुछ होता रहा, ये घोटाले और घपले की जो खबरें कैग बता रहा है, कैग की रिपोर्टें खुलासे कर रही हैं, उन पर क्यों नहीं ये संस्थाएं बोली? क्या इन संस्थाओं को कोई दबाए बैठे था, किसी का दबाव था, कोई इनके मुंह पे टेप लगाए था, या इन्होंने मौन व्रत धारण करके ये सब होने दिया? क्यों होने दिया? कौन है इसके पीछे? ये पैसा जो देश का हजारों करोड़ रुपया इधर से उधर हुआ है वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया? और जो प्रधानमंत्री जी का भाषण लाल किले पर भी था कि हमारी भ्रष्टाचार से जंग हमारे जीवन का एक संकल्प है, क्या ये नारा थोथा साबित हो रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक? या इसका दूसरा पहलू ये बन सकता है कि प्रधानमंत्री जी के जीवन का संकल्प है भ्रष्टाचार से जंग, लेकिन भ्रष्टाचारियों से दोस्ती, चाहे वो अजीत पवार हों, चाहे मेघालय के सीएम संगमा हों, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, चाहे छगन भुजबल हों। और व्यापम घोटाला तो भ्रष्टाचार का एक वो शिलालेख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, जिसकी तमाम पीआईएल फाइल की गई, सैकड़ों लोग मर गए उस भ्रष्टाचार के चलते और तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि भ्रष्टाचार के वो पन्ने ना खुल पाए। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जो कैग की रिपोर्ट आई है तो हम क्या माने? क्या सरकार झूठी है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या सरकार की ये संस्था यानी सीएजी यानी कैग झूठ बोल रही है?
सब कुछ सरकार का है, प्रधानमंत्री सरकार के, सरकार की, मंत्रालय सरकार का और कैग सरकार का। अगर आपस में ही इनके बयानों को हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो ये बयान टकराते हैं और उनकी टकराहट में एक ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। उसमें ये उत्पन्न होता है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो वो भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो ये कैग क्यों बोल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के जवाब के इंतजार में हम भी हैं, आप भी हैं, सरकार भी है और विपक्ष भी है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।